हेलो एवरीवन, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हम लोग उसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं और इसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं हम लोग ये भी देखेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये बेसिकली जो ये इमेज है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रीएम्बल का इमेज है। जब मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का इमेज है, इट मीन्स कुछ चेंजेस किए गए थे बाद में। हम लोग उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए, बेसिकली अगर हम देखें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को ना, तो ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो तीनों वर्ड है, ये बेसिकली वर्ड हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी आपको जो सोशलिस्ट वर्ड है, जो सेक्युलर वर्ड है, और उसके साथ साथ जो हमारा एक टर्म होता है इंटीग्रिटी, तो ये तीनों वर्ड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो तीनों वर्ड थे, ये बेसिकली जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें ऐड किए गए थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमारे इंडियन प्रीएम्बल को, अगर हम लोग बहुत क्लोजली देखें तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो हम लोग आज इसी को डिस्कस बेसिकली करेंगे। उसके अलावा और जो जो चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की इम्पोर्टेंट है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर प्रीएम्बल के बारे में ना कुछ चीज़ें अगर बता दें तो सबसे पहले जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिकली इन्होंने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था, या इन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले इन लोगों ने दिया था। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि प्रीएम्बल को ना एक्चुअली बहुत नामों से बुलाया जाता है। ठीक है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफरेंट जो नाम दिए गए हैं, उस नाम से किसको बुलाया जाता है। ठीक है। जैसे एक मैं बताऊं तो इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। इसको बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है। उसके साथ साथ इसको ऑर्नामेंटल पार्ट भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये गॉड की तरह है। ठीक है, कि जिसके ना बहुत सारे नाम हैं। तो इंडियन प्रीएम्बल में जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जब हम लोग इंडियन प्रीएम्बल को देखें तो क्या पता चलता है, हम लोगों ने अपने एक और लेक्चर में बात किया था कि जब हम लोग देख रहे हैं ना, सपोज ये जो हमारा प्रीएम्बल है ना, ये फिर उसी तरीके से है जब हम लोग कॉलेज में जब प्रैक्टिकल करते थे और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखते थे ना, ये भी हमारा कुछ उसी तरीके से है। जब हम लोग सपोज अगर लिखते थे किसी भी एक अगर प्रैक्टिकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था वो देख करके हमको पता लगता था कि हाँ, अंदर में हम लोगों ने क्या प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, या हम लोगों ने क्या लिखा है। तो उसी तरीके से जब अगर हम लोग ये प्रीएम्बल अगर एक बार पढ़ लेना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो किन सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। तो इसी में हम लोग जैसे देखें कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए पहला लाइन दिखाना है अपने को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा है कि हमारे इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो प्रीएम्बल कहता है कि इंडिया जो है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन इंडियन स्टेट का नेचर है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इसमें एक्चुअली जो सेक्युलर वर्ड है वो आपको नहीं दिखेगा, जो सोशलिस्ट है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स थे वो बाद में ऐड किए गए थे। उसके बाद तीसरा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। तो ऑब्जेक्टिव ये है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, तो ये देख लीजिए, ये जो लास्ट लाइन है ना, दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution।
तो जो हमारा डेट ऑफ एडॉप्शन है वो क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये हमारा ये मेन 4 चीज़ें हम लोगों को, जब हम लोग इंडियन प्रीएम्बल देखते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम लोग वो डिस्कस करते हैं। इसमें एक वर्ड आता है सोवेरेनिटी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो खुद में एक सोवेरेन बॉडी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप टोटली इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, जो भी आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा है, हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इट मीन्स आप एक सोवरेन है, आप एक सोवरेन बॉडी है। सिमिलरली जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है और इनके ऊपर किसी और का पावर नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इनके गवर्नेंस की बात करें या डिसीजन मेकिंग पावर की बात करें तो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो सुपीरियर है अभी। ठीक है, मतलब ये अपना डिसीजन ले सकती है। इसका मतलब ये है, जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल से अगर इसको समझाऊं तो रसिया के साथ अभी इंडिया का एक डील जो अभी हो रखा था S-400 को लेकर के, तो अमेरिका ने बहुत प्रेशर बनाया कि इंडिया ये डील साइन ना करे रसिया के साथ। ठीक है, लेकिन चूंकि हम एक सोवरेन बॉडी हैं, हमें अपने डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है, तो इसलिए इंडिया ने मना नहीं किया इसको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सोवरेनिटी का मतलब। उसके बाद दूसरा जो टर्म आता है वो आता है सेक्युलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये आपको ना मतलब अक्सर ये आजकल देखने को मिलता है, खासकर जो टीवी डिबेट्स होते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे डिबेट्स जो होते हैं उसमें आपको ये ना वर्ड अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, यहाँ जब मैं स्टेट कह रहा हूँ ना तो बेसिकली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट है या इन सब बॉडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि इनका काम है हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना। ठीक है, यानी जो कंट्री की गवर्नमेंट है दे हैव टू ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग सेक्युलर कह रहे हैं तो 2 चीज़ें, ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वल, दूसरा नो ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ 3 चीज़ें आती है, एथिस्टिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट एंड सेक्युलर स्टेट। तो यहाँ पे जब हम लोग एथिस्टिक कहते हैं इट मीन्स जो स्टेट है वो एंटी रिलीजन है, मतलब दे कंडेम ऑल रिलीजन। ये हो गया हमारा एथिस्टिक स्टेट। जो दूसरा थियोक्रेटिक है वो बेसिकली होता है प्रो रिलीजन, मतलब वो किसी एक रिलीजन को फेवर करेंगे। तीसरा जो हमारा है सेक्युलर, वो क्या होता है, न्यूट्रल, हम किसी को फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया हमारा सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ ना मैं बस एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि अक्सर एक क्वेश्चन आता है, खासकर जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेंस का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है यहाँ से कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस बता दूं कि जब हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑल रिलीजन इक्वल, ये भी सेक्युलरिज्म है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ना, जहाँ पे किसी भी स्टेट को मीन्स बेसिकली द कंट्री इज इंस्पायर्ड बाय नो पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, यहाँ पे सबको इक्वल रिस्पेक्ट, यहाँ किसी को कुछ नहीं, समझ रहे हो। यहाँ पे आप किसी को भी मतलब फेवर आप नहीं कर रहे हो, ऑल्दो फेवर इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बस ये समझना है कि यहाँ पर बेसिकली दे आर इंस्पायर्ड बाय नो पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो ये हमारा ना एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे मैं अगर दूसरा अगर एग्जांपल अगर आपको समझाऊं तो यहाँ आप पब्लिक प्लेस पर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पब्लिक प्लेस पर हर कोई अपने रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकता है। कहाँ पे, इंडिया में। लेकिन वेस्टर्न में पब्लिक प्लेस पर कोई भी अपना रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो दोनों सेक्युलरिज्म है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग देखो, मैंने ना यहाँ एक्चुअली एक और इमेज डाला है। ठीक है, बेसिकली दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है। अब ना एक्चुअली कुछ और मत समझना, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का प्रेम्बल क्यों दिया है। बेसिकली मैंने ना कुछ समझाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान का प्रेम्बल रखा है। अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़े ना, ये लिखा हुआ है वेयर इज सोवेरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन। ठीक है, मतलब यहाँ एक किसी पर्टिकुलर गॉड की बात की गई है, चाहे गॉड कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गॉड की बात की गई है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान एज अ कंट्री सेक्युलर है? कभी नहीं। और ये कहाँ से पता चल रहा है? ये इवन अगर उनका हम प्रियम्बल देखें ना, तो ये यहीं से पता चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, यहाँ पर किसी भी हम एक अगर पर्टिकुलर रिलीजन का अगर नाम ले लें, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है किसी भी गॉड का नाम, तो वो कभी भी सेक्युलर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखें, जो हमारा एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है सोशलिज्म का। जब हम लोग कहते हैं सोशलिज्म, इट मीन्स बिलोंगिंग टू एवरीवन। ये हमारा ऐड हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ये ऐड हुआ था, ठीक है। बेसिकली ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, इस पे हर किसी का अधिकार है, ठीक है। जब हम लोग सोशलिज्म कहते हैं तो बस अगर आप इस 3 वर्ड को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, फिर आप सोशलिज्म को कभी नहीं भूल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ भी रिसोर्सेज है अगर कंट्री का, उस पर हर किसी का अधिकार है, आप किसी को भी फेवर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। तो बेसिकली जब हम लोग कहते हैं ना, तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो कंट्री है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करती है, ठीक है। और जब मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, उसके साथ साथ जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों साथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जो एम होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, वो क्या होता है? टू एंड पॉवर्टी। उसके साथ साथ जो सपोज कोई डिजीज अगर आ गया तो डिजीज खत्म करने की बात, और ये सारी चीज़ें बेसिकली ये ना पॉजिटिव चीज़ें इसमें दी गई है। ये सब कुछ आता है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। उसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? बेसिकली जब हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, मीन्स वॉइस या विश ऑफ द पीपल इज हर्ड। मतलब यहाँ पर हर किसी की सुनी जाती है। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये बेसिकली ना, ये मैं बता दूँ, ये अब्राहम लिंकन का दिया गया है कोटेशन, आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का, ठीक है, लोगों के द्वारा एंड लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ है कि इंडिया में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडिया में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। कैसे? आपने जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा है वहाँ पर पार्लियामेंट में, वो आपकी बातों को रखेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते वहाँ पे ना, ऐसा चेयरमैन के सामने कहने की हाँ हमारे पास, हमारे को ये दिक्कतें हैं, ठीक है। आपने जिसको रिप्रेजेंट करके भेजा है वो जा करके आपकी बात रखेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा रिपब्लिक का। तो रिपब्लिक बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर लोग जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। पीपल आर सुप्रीम इन द रिपब्लिक सिस्टम। उसके साथ साथ दूसरी चीज, देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर। ये समझ में आया? महारानी नहीं है कोई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है। जो कुछ भी होगा वो इलेक्शन के थ्रू होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का इलेक्शन हो, ठीक है। और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसे होंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो ब्रिटेन की महारानी है, शी इज नॉट डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो ये भी हमारा एक रिपब्लिक का पार्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिपब्लिक में कॉन्सेप्ट आता है वो होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं, मतलब आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है दैट इज ओपन टू ऑल। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सबके लिए खुली हुई हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सपोज जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ये, या फिर जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ स्पेशल फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आ गया तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ऐसा करके कुछ भी,
ठीक है, तो ये चारों पॉइंट या पांचों पॉइंट जो भी है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक आता है जस्टिस। तो ये पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन प्रीएम्बल में किस किस तरीके के जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहा जाता है, ये याद रखना है। पॉलिटिकल को नहीं, सोशल प्लस इकोनॉमिक क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया कॉन्सेप्ट है। ये बस हम लोग को ना ध्यान रखना है, क्योंकि ना ये चीज़ अक्सर पूछ दिया जाता है कि कौन रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, कौन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो ये जो जस्टिस वाला तीनों पार्ट है वो हमारा रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बस थोड़ा थोड़ा बता दूं कि जब हम लोग कह रहे हैं ना सोशल जस्टिस, इट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन। ठीक है, सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन। जब हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली दैट इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। हम लोग इकोनॉमिक बेसिस पर किसी का डिवीजन नहीं कह सकते कि हाँ इसके पास कम पैसे हैं तो इसको फेवर नहीं करना है, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो इसको फेवर करना है। ये चीज़ हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलाउ नहीं करती है। ठीक है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद जब हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब क्या है, मीन्स एवरीवन हैज़ द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, हर किसी के पास अधिकार है, हर किसी के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों कहाँ से लिया गया, रशियन रिवॉल्यूशन से। उसके बाद हमारा आता है लिबर्टी, किस किस चीज़ की दी गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये जो हमारे 5 टर्म है ना इसको याद करना होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कुछ ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग बात करें इंडियन प्रीएम्बल की तो इसमें किस किस चीज़ की लिबर्टी की बात की गई है, या फिर किस किस चीज़ के जस्टिस की बात की गई है, या फिर किस किस चीज़ के इक्वलिटी की बात की गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं प्रीएम्बल से, और कोई ज़्यादा ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें लिबर्टी की तो किस किस चीज़ की, थॉट, आप सोच सकते हैं, आप अपने आपका जो बिलीफ है आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आपका जो फेथ है आप जिस चीज़ की वर्शिप करते हैं आपको हर चीज़ की छूट मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा लिबर्टी कहने का यही मतलब है। जब हम लोग लिबर्टी बेसिकली कहते हैं ना तो लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिबर्टी का मतलब यहाँ पे कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपको हर किसी चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यहाँ पर जो आता है हमारा कॉन्सेप्ट एक ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये होता है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी को बेसिकली ट्रिनिटी कहा जाता है। और ये जो ट्रिनिटी है ना ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल, तो ये तीनों बस ध्यान रखना है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जो हमारा जस्टिस था सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो कहाँ से लिया गया था, रशियन रिवॉल्यूशन से। जो ये तीनों पार्ट है हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब एक चीज़ हम लोग देखें कि देखिए अगर हम लोग देखें तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड इंटीग्रिटी नहीं था। ठीक है, अगर हम लोग एक बार अगर अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना तो ये हमारा इंटीग्रिटी वर्ड, ये देखो यहाँ पे ना कहीं भी नहीं है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, यहाँ पर यूनिटी वर्ड है, ध्यान देना यहाँ पे यूनिटी वर्ड है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो नहीं है। तो जब हम लोग इंटीग्रिटी कहते हैं ना बेसिक जो जब हम आखिर कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा तभी तो यूनिटी के साथ साथ इंटीग्रिटी को लगाया गया है। ठीक है, तो जब हम लोग यूनिटी कहते हैं ना तो यूनिटी बेसिकली फोकस करता है होलनेस पे, नॉन स्कैटरिंग नेचर, वननेस एंड टुगेदरनेस फैक्टर। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रिटी कहते हैं ना तो वहाँ पे वननेस के साथ साथ एथिक्स एंड वैल्यूज भी ऐड होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं
तो अगर मैं ये कहूँ कि इकोनॉमिक बेसिस पर सारे कंट्रीज एक हो रहे हैं या यूनिफाई हो रहे हैं, ठीक है, या जो कंट्री यूनाइट हुए वो इकोनॉमिक बेसिस पर, बट क्या यहाँ पर इस यूनिटी का मतलब है कि वहाँ उन लोगों ने अपने एथिक्स को ध्यान में रखा या उन लोगों ने अपने वैल्यूज़ को ध्यान में रखा? ये ज़रूरी तो नहीं है। वहाँ पे यूनिटी है, लेकिन एथिक्स एंड वैल्यूज़ उनका हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इंटीग्रिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें यूनिटी के साथ साथ जो चीज़ें आती है वो है हमारा एथिक्स, दूसरा क्या है, वैल्यूज़, ठीक है। तो इसीलिए जो वर्ड है इंटीग्रिटी वो ऐड किया गया था। तो 3 वर्ड कौन कौन से ऐड किए गए थे? SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद ये चीज़ें हम लोग देख ले कि ये हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है। इनेक्टेड एंड एडॉप्टेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ था। उसके बाद 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब जो लेजिस्लेचर है वो इसको पावर, मतलब एक सोर्स ऑफ पावर की तरह यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा, इट इज नॉन जस्टिसेबल, दैट इज प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारे जो हमारे साथ जो अगर कोई नाइंसाफी हुई है तो प्रीएम्बल में ये दिया हुआ है लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते। उसके लिए बाकी चीज़ें हैं, बाकी आपके पास राइट्स दिए गए हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रीएम्बल को एक तरीके से बेस बना करके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये डिबेट में रहा था। इसलिए रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, दूसरी बार कहा है, फिर तीसरी बार कहा है, ठीक है। तो करंट स्टेटस ये है कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बस फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।